एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। किसका होगा बेड़ा पार, इस बार चुनाव है आर पार। पार्टियों में चुनाव को लेकर अभी मची है हाहाकार, लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है टिकट को लेकर विचार। जी हाँ, मैं सायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 2023 को लेकर पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हैं। हमारे चैनल की टीम का भ्रमण अभी विधानसभाओं में चल रहा है। आज हम आए हैं दतिया विधानसभा में। दतिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो पिछले 15 सालों से यहाँ जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कब्जा इस सीट पर बना हुआ है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल भार्गव जी। भार्गव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सायर जी। भार्गव जी, आप हमें ये बताएं, आप जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हम जनता के बीच जब जाते हैं तो आपका भी नाम निकल के आ रहा है। जैसे कि कांग्रेस में कई उम्मीदवार हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और तो भार्गव जी, आप कितने दावेदार हैं टिकट को लेकर? देखिए, जहां आपने दावेदार वाली बात की है तो मैं तो ये मानता हूं कि मैं तो जनता का सेवक हूं। प्रारंभ से ही, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा तो मैंने इसको राजनीति माना ही नहीं, मैंने केवल इसको समाज सेवा का माध्यम माना। और लगातार समाज सेवा के माध्यम से दतिया जिले की जनता और दतिया विधानसभा की जनता के बीच लगातार उनकी सेवा में समर्पित रहा हूं। जी, आप हमें ये बताएं, आप राजनीति में जो है कब आए और कब से आप राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो मैं 1994 से आया। 1994 में मूलतः मैं पहले भाजपा में रहा, लेकिन जिस समय भाजपा के द्वारा षड्यंत्र के तहत 2004 में उमा भारती को हटाया गया, उस समय मैंने भाजपा से अलविदा मतलब टाटा कर लिया। क्योंकि जिन सिद्धांत और विचारों के साथ मैं भाजपा में आया था या भाजपा में काम करता था, मुझे लगा कि अब वो भाजपा नहीं है। और षड्यंत्र के तहत जो राजभवन में काफी वो चर्चा का विषय है, मैं कभी आपको बताऊंगा, चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से षड्यंत्र उनके साथ हुआ था और जिस तरीके से उनको हटाया गया था, तो कहीं ना कहीं उस समय से मुझे भाजपा के प्रति एक घृणा का भाव हुआ। उस समय से और मैंने भाजपा को छोड़ा और जनशक्ति उमा भारती की पार्टी, उन्होंने एक जो पार्टी बनाई उसमें मैं जिलाध्यक्ष बना। 2008 से लेकर के मैं 2009-10 तक जिलाध्यक्ष रहा। इसके बाद में उमा भारती ने पुनः उसका विलय कर दिया, लेकिन मैंने लगातार उनको मना किया कि हमें पुनः भाजपा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार से अब कोई उनका निर्णय दीदी का, तो मैं उनके निर्णय को भी नहीं रोक सका। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि मैं पुनः लौट करके भाजपा में नहीं जाऊंगा। और मैंने एक सर्वदलीय के माध्यम से, जिसमें राजेंद्र भारती जी थे, घनश्याम सिंह जी थे और भी हमारे कुछ साथी थे, जिसका जिले में लगातार मैंने जो है दौरा किया, नुक्कड़ सभाएं की और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। अप्रत्यक्ष रूप से लगातार मैं 2010 से ही कांग्रेस का समर्थन करता आया हूं और लगातार सहयोग करता आया हूं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 2018 में मैं कांग्रेस में आया। 18 जिले के साथियों को लेकर के, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, उसमें 5-7 कैंडिडेट ऐसे थे जो जनशक्ति पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। कुछ जिलाध्यक्ष हमारे भाई थे। इनको लेकर के मैं 2008 में माननीय कमलनाथ जी के साथ आया और तब से प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस के साथ समर्पित रूप से काम कर रहा हूं। जैसे कि आप जो है कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे हैं, आपको पता है अगर आपको टिकट मिल जाता है, अगर आपको पार्टी मौका देती है, तो आपकी टक्कर किससे होने वाली है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस बार जो चुनाव है, दतिया का हो या प्रदेश का हो, इस बार चुनाव नेता नहीं जनता लड़ने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है कि टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हमें कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, एक तय कर लिया है। रही बात दतिया की, तो देखिए, आपने मेरे से प्रश्न किया
तो मैं भी चैनल के माध्यम से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि वास्तविकता में हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा दतिया पर यदि सही निर्णय किया गया, सही निर्णय का अर्थ है मेरा कि ये स्वच्छ छवि, निर्विवादित नया चेहरा पर यदि नेतृत्व ने भरोसा किया तो तय मान लीजिए कि हमारे माननीय जो वर्तमान के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी कम से कम 30-40 हजार वोटों से हारेंगे, ये तय मान लीजिए। आप किस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 30,000 वोटों से हारेंगे? देखिए, विश्वास तो ये है कि मैं लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, जनता की जो आवाज, आम जन की जो आवाज आ रही है, मैं उस आवाज को सुन रहा हूं और आम जन के बीच में जो चल रहा है, उनकी जो वास्तविक इच्छा है जनमानस की, उनकी इच्छा है कि नया चेहरा हमारे बीच हो। क्योंकि आपने देखा था लगातार दतिया विधानसभा में हम असफलता की ओर जाते हैं और 3-4 बार से लगातार हमें असफलता मिल रही है। तो इसलिए नेतृत्व ने भी यह तय किया है कि इस बार हम पुनः किसी नए चेहरे को मौका देंगे। क्या आप जो है गृह मंत्री जी के विकास के आगे टिक पाएंगे? दतिया में जो गृह मंत्री जी ने विकास कराया है 2008 से लेकर अब तक जो विकास दतिया का हुआ है, क्या आप उस विकास के सामने टिक पाएंगे? देखिए, ये तो बड़ा, जब आप लोग मेरे से ये प्रश्न करते हो तो मुझे बड़ा हास्यास्पद ये बात लगती है कि हमारे मीडिया बंधु और मीडिया कर्मी ये बात मेरे से पूछते हैं विकास की बात, जबकि सच्चाई ये है कि विकास तो किसी से छुपाई हुआ नहीं है उनका कि कितना बड़ा उन्होंने विकास किया है, कितना बड़ा विकास है। विकास यदि देखना है तो आप तो ये देख लो, शहर की किसी भी गली मोहल्ले में आप निकल जाओ और विकास का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि कितना बड़ा विकास है। तो विकास के विषय में तो आप पूछते हो तो मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि आप विकास की बात कैसे कर देते हो, विकास हुआ कैसे? क्योंकि आप दतिया विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और दतिया विधानसभा की हर एक गली, हर एक गांव से आप वाकिफ हैं जी, इसलिए आपसे ये सवाल किया जाता है। नहीं तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि उस दतिया में हमारे सारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु रहते हैं, लगातार गलियों से आते हैं। आप भी मेरे घर पर चल के आए होंगे। अब मेरे घर के अलावा अन्य गलियां, अन्य मोहल्ले की गलियां भी देखो, अन्य वार्डों में भी जाकर के घूम के मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए विकास की गंगा आपको बहती दिखाई दे रही होगी, कितनी बड़ी विकास की गंगा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आगे इस बार कांग्रेस टिकने वाली नहीं है। देखिए, उनकी जो योजनाएं हैं तो योजनाएं तो उनकी बहुत समय से चलती रहती हैं और योजनाएं कैसी होती हैं? सिर्फ झूठ, केवल झूठ और पाखंड के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इनका दोहरा चरित्र रहा है। कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी जो घोषणाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान को इसलिए तो घोषणा दी, आए दिन में आप देखते हो एक दिन में सैकड़ों घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन अमल कितने पर होता है? आपने देखा कि लाडली बहना, अरे आप मुख्यमंत्री बने, आपको कम से कम 19 वर्ष आप मध्य प्रदेश पर राज कर चुके हैं। 19 वर्ष में आपको आज तक कोई बहना याद नहीं आई और मात्र 2 महीने शेष रह गए। तो मुख्यमंत्री की वो लाडली बहना याद नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें याद आने लगी पुनः कि हमें पुनः फिर हमें चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार मध्य प्रदेश में देखा है। उनको वैसे ही घोषणावीर कहा गया है। कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है, तो इस यात्रा से कितना जो है फायदा होगा कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस नहीं निकालने जा रही है, ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज को पहचान करके, और हमारे नेताओं ने तय किया है कि जन आक्रोश, क्योंकि ये जन आक्रोश है तो नेताओं को तो मजबूर में आना ही पड़ेगा। जन आक्रोश जनता का आक्रोश है और जनता के आक्रोश के साथ हम लोग चलेंगे। तो आपका मानना है कि जनता में आक्रोश है इस बार? पूरा आक्रोश है और ये मध्य प्रदेश की जनता हो चाहे दतिया जिले की जनता हो, सारे लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त और इतनी कमीशन खोरी जो चल रही है, ऐसी सरकार को हम ज्यादा समय नहीं चलने देंगे और जल्दी से जल्दी इनको जो है इस भार से मुक्त करेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं? इस बार मध्य प्रदेश में ये मान के चलिए आपके कम से कम हम 150 पार करेंगे। 150 पार? जी। किस दावे के साथ आप 150 पार की बात कर रहे हैं? ये हमने ही, आप भी सर्वे करवा लीजिए, लगातार सर्वे चल रहे हैं, प्राइवेट बहुत सर्वे चल रहे हैं और लगातार वहां से निकल के आ रहा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो आप कहीं से भी सर्वे करवाइए। आप खुद अपना सर्वे खुद आप कर सकते हैं, जिले में आप ही सर्वे कर लीजिए। इस समय जो चल रहा है मैं आपको बताऊं, इस समय दतिया में हो चाहे प्रदेश में हो,
इस समय 70 और 30 में क्रम चल रहा है। 70 में कांग्रेस है और 30 में भाजपा है। अब एक किस नाम पे, ये आप समझते हो कि धन बल और बाहुबल, जो इनके पास बल रहता है क्या है, एक तो सत्ता का बल है, एक धन बल है। इस आधार पर जितना थोड़ा बहुत हमें प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह तय है कि हम 150 पार करेंगे। जैसे कि अभी आपने दतिया की बात की, चूंकि हम दतिया विधानसभा में लौट के वापस आते हैं, आपने कहा कि दतिया में कोई विकास नहीं हुआ है। तो दतिया में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दतिया में मेडिकल कॉलेज जो है गृह मंत्री जी ने दिया है। दतिया की आप कई सड़कें देख लें, कई विकास कार्य दतिया में हैं जो पहले नहीं थे। पहले जो है ठेले पर रखकर पानी बिकता था दतिया में, कोई एक समय ऐसा था। आज जो है हर घर में नल और जल दोनों जो है हर घर तक पहुंचे। देखिए, जहां जल की बात आपने पूछी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वार्ड में आप देखिए कि 3 और 4 दिन में नल आ रहे हैं। कहां से जल की उपलब्धता इन्होंने करवा दी। रही बात है, आपने कहा मेडिकल कॉलेज, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मंदिर हो और मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर किस काम का। मेडिकल कॉलेज बनवाया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कॉलेज बनवाया, लेकिन वहां सुविधाएं और डॉक्टर ना हो तो मेडिकल कॉलेज किसका मतलब का है। अब वो तो उनकी मजबूरी थी। यदि मेडिकल कॉलेज या इस प्रकार ये कार्यक्रम नहीं बनेंगे तो वो पैसा कहां से निकलेगा। जो 50% का कमीशन का जो पैसा है, वो पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे काम चलेगा। और ये छोटे भैया लोग जो लगे हुए हैं साथ में, ये सारे लोग जो बंदरवाट हो रहा है, यहाँ से लेकर ऊपर भोपाल तक जा रहा है, कमीशन खोरी का जो राज चल रहा है, वो व्यवस्था कहां से चलेगी। तो ये जो कमीशन खोरी का राज जो है कांग्रेस में नहीं होता है। नहीं, कांग्रेस में कहां होगा। कांग्रेस को मौका ही कम मिला। आप ये देखो कि एक साल सवा साल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि जे बिना उसके रह ही नहीं सकते सत्ता के बिना। मात्र एक वर्ष में क्या 2-3 महीने में इनके पेट में दर्द होने लगा और इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और एक हमारा जो रूठा हुआ भाई बैठा था ज्योतिराज सिंधिया, जिसका आपने नाम सुना, जो कहते थे कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज उनसे ही पूछिए कि भैया आज आप किस स्थिति में हैं। बड़ी बड़ी बात करते थे, यहां कांग्रेस में कितनी दबाव की राजनीति आप करते थे, वहां स्थिति में क्या है। बोले भईगत साहब छछूंदर केरी वहां इस स्थिति में है, बोलते नहीं बन रहा है, आम कार्यकर्ता की तरह काम करना शुरू कर दिया है। ये ज्योतिराज सिंधिया ने उनको कैसे प्रकार से उनको सेटलमेंट करके और इन्होंने हमारी सरकार को गिरा दिया। तो ये सरकार के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको इतना खाने की, इनके जितने काले कारनामे इनके हैं, तो इनसे ये बाज नहीं आ सकते, उनके बिना रह नहीं सकते। दतिया की हम बात पुनः करेंगे। यहाँ पे जो है 2008 की हम बात करें, 2008 के पहले की अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि दतिया में अंधेरी गलियों में महिलाओं और पुरुषों का जाना खतरे से खाली नहीं था। और आज जो है महिलाएं चाहे 12 बज रहे हों रात के, चाहे 2 बज रहे हों, बिना डर के, बिना भय के महिलाएं जो है आज बाजार में जा सकती है, गलियों में जा सकती है। आपने देखा होगा सीता सागर पर लूट होती है, आपने देखा बाजार में लूट होती है। कहाँ लूट नहीं हो रही है, कहाँ हत्याएं नहीं हो रही हैं, कहाँ डकैती नहीं हो रही है। दतिया छूता कहाँ है, ये तो बताइए। गृह मंत्री के जिले में मैं तो ये कहता हूं कि गृह मंत्री के जिले में कानून व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त व्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कैसे मालूम है इस बात को। थोड़ा बहुत परिवर्तन यदि होता है, मैं इसके लिए मैं कह सकता हूं कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ मामूली अंश परिवर्तन हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं कि परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन आप ये कहो कि उससे मुक्त हो गए। आज घटनाएं नहीं हो रही हैं, लूट नहीं हो रही है, डकैती नहीं हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, आए दिन हो रही है। अभी देखो आप गैंगवार, अभी देखो कितना बड़ा यहाँ नरसंहार हुआ रेड़ा में। सारे आप लोगों से कोई छुपा हुआ थोड़ी है, कहाँ नहीं। दतिया में आए दिन कौन से गुंडे नहीं है, लगातार लोग तमंचे लहरा करके और लगातार हवाई फायर कर रहे हैं। आए दिन एक दो दिन में आपको खबर मिल ही जाती है। कहां से, ये बताइए, गृह मंत्री के जिले में कहां से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त मानेंगे इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिला सशक्तिकरण का काम नहीं, महिला को छलने का काम किया जाता है। प्रारंभ से ही आपने देखा
कि जिस समय इन्होंने जो लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी ना, उसमें भी उन्होंने हमारी नारी शक्ति को भी नहीं छोड़ा छलने से, क्योंकि उन्होंने जिस छलनी से उसको छला, बुद्धि रूपी छलनी से उसको छला, उसमें उन्होंने क्या सिस्टम बैठाला था आपको तो पता होगा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जिसके घर में ट्रैक्टर होगा, जिसके घर में ट्रैक्टर होगा वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी, जो 23 वर्ष से नीचे होगी वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी, जो कर्मचारी होगी वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी, जो 60 साल से ऊपर होगी वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी। भैया बहना की श्रेणी में होगी कौन? लेकिन जब इनकी इस प्रकार की योजना को माननीय हमारे कमलनाथ जी ने देखा और समझा, तो उन्हें लगा कि वास्तविक नारी के साथ जो है अपमान हो रहा है और चला जा रहा है, तो उन्होंने नारी सम्मान एक योजना शुरू की। इन्होंने लाडली बहना, देखो बहना शब्द इनका बहना है, लेकिन आप विचार करिए, छल रहे बहन मान करके आप चलो, इससे बड़ा पाप कोई होगा क्या? तो कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना जो शुरू की, उसके तहत उन्होंने तय किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वास्तविकता में यदि किसी घर को सुख समृद्ध बनाना है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते और रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी वास करते हैं। तो उन्होंने इसी तारतम्य में माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना प्रारंभ की, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का उन्होंने संकल्प लेकर के वचन दिया, घोषणा नहीं की। जैसे हमारे एक भाई बंधु ने, मीडिया भाई ने पूछा, पत्रकार बंधु ने, कि कमलनाथ जी घोषणाएं करते हैं। मैंने कहा इस बात को भूल जाइए, कमलनाथ जी घोषणाएं कभी करते ही नहीं है। कमलनाथ जी संकल्पित वचन देते हैं, घोषणाएं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, इसलिए उनको घोषणावीर कहा गया। भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक सवाल है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस पार्टी जो है, अगर मध्य प्रदेश में पिछली बार जो सरकार बनी थी वो जनता से झूठ बोलकर बनी थी, कर्जा माफी की बात की गई थी, लेकिन किसी का कर्जा माफ नहीं किया गया। पहले आप ये बताइए कि कर्ज माफ नहीं किया गया तो आज भी आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कृषि विभाग से। लगातार जिन लोगों का, भाइयों का कर्ज माफ हुआ है 50,000 रुपए तक का और 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ है। अब वो क्यों हुआ उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे कर्ज माफी को 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम कर्ज माफी हमारी 31 दिसंबर 2019 तक थी। प्रथम जो चरण हमारा था कर्ज माफी का, जिसमें 50,000 तक का कर्ज माफ होना था, वो हुआ, प्रत्येक किसान का हुआ। दूसरा चरण हमारा 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक था, जिसमें हमारा 1 लाख तक का, 50,000 से 1 लाख तक का कर्ज माफ लगातार चल रहा था, हो रहा था। हमारे कुछ भाइयों का हुआ, लेकिन इसी के बीच में मैंने बताया ना कि इनके पेट में दर्द होने लगा, इन्होंने सोचा कि इन्होंने पहला चरण पूरा कर लिया कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी का, और दूसरा चरण चल रहा है, ये भी पूरा हो गया, और तीसरा चरण भी यदि पूरा हो गया और चौथा चरण भी यदि पूरा हो गया, तो समझ लीजिए कि हम दूर दूर तक, हमारी सरकार 15-20 साल तक आता पता नहीं लगेगा, हम दूर दूर तक चले जाएंगे। और इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को, विधायकों की खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिराया, जो एक किसानों के साथ जघन्य अपराध किया, जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक और जो है कांग्रेस के लिए एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है। भाजपा यदि परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही सबसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी को ही ले लो। आप नरोत्तम मिश्र जी अपने लड़के को आगे करके चल रहे हैं, सुकर्ण मिश्रा, जो कि आप लगातार देख रहे हो, विवेक मिश्रा, आनंद मिश्रा। ये मैं पूछ रहा हूं, ये परिवारवाद नहीं है और क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी को देखिए, ये परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस को मैं परिवारवाद कहते हैं, कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है। केवल नफरत फैलाने का काम जातिवाद के आधार पर, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करती है। लगातार आपने ये देखा होगा कि मुस्लिम पर प्रहार करते हुए, और यदि इनको मुस्लिम समुदाय से इतनी घृणा है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपको भी जानकारी होगी कि हमारे कितने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बेटियों ने जो है मुस्लिम नेताओं से शादी की है। तो रही अब ये बात गाय की करते हैं कि गाय हमारी माँ है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गाय वास्तविकता में यदि सबसे ज्यादा परेशान है तो इनके शासनकाल में परेशान है। आज हमारी सड़कों पर बेबस होकर के कितनी गाय जो है मर रही हैं, कितनों को आवारा की तरह, और गाय के नाम पर पैसा आ रहा है, उनके भूसे के नाम पर पैसा आ रहा है, और इनके लोग उसको खा रहे हैं, डकार रहे हैं। तो ये तो छल। देखिए, गाय को नहीं छोड़, मैं क्या कह रहा हूं, जो राम को नहीं छोड़ सकता, राम के नाम पर, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ये सत्ता को हत्याने वाले लोग इतने धूर्त लोग हैं कि जब ये राम को नहीं छोड़ सकते, गाय को नहीं छोड़ सकते, तो आम जनता को छोड़ेंगे कैसे? लगातार इनका ये ही रहा। आपने देखा कि बात राम की करते हैं और राम पथगमन कमलनाथ जी बनवाते हैं, बात गाय की करते हैं, गौशालाएं कमलनाथ जी बनवाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है। हम दतिया में जितने भी दावेदार पेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रारंभ से ही राजेंद्र भारती यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। राजेंद्र भारती मेरे भाई हैं, मैं राजेंद्र भारती का सपोर्ट भी करता आ रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार हमें असफलता मिलने के बाद 3-4 बार हमें लगातार असफलता मिल चुकी है, तो इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मैंने राजेंद्र भारती से भी इस मामले में कहा था कि लगातार असफलता यदि हमारे सामने खड़ी है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और उस हार के कारणों पर भी जाना चाहिए कि हमारी हार किन कारणों से और किस जाति समुदाय से और हमारे वोट न मिलने से होती है, मैंने कहा। और राजेंद्र भारती से मैंने प्रयास किया है और समझाया भी है कि इस बार आपको त्याग, समर्पण और बलिदान अपना देना चाहिए दतिया की जनता के भविष्य के खातिर। कि वास्तविकता में दतिया की भविष्य जनता के विषय में यदि आप चिंतित हैं, यदि भय के वातावरण को आप हटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त दतिया को चाहते हैं, जनमानस को आप खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस बार आपको त्याग और समर्पण अपना बलिदान देना चाहिए। और यही उनकी समझदारी है कि उन्हें किसी नए चेहरे को इस बार मौका देना चाहिए, जिससे दतिया की सीट ये तय मान लीजिए कि रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक मतों से, जो ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी कांग्रेस की। आपके जो वार्तालाप आपने किया है, इसका अर्थ ये होगा अगर कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे को अगर मौका देती है तो ही सीट निकलेगी, अगर पुराने किसी व्यक्ति को मौका दिया गया तो सीट नहीं निकलेगी। देखिए आप ये मैं नहीं, ये तो संसार का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन जरूरी है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं। ये प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है, जनमानस भी परिवर्तन चाहते हैं। तो राजेंद्र भारती को इतनी बार लगातार असफलता मिली और राजेंद्र भारती रह भी चुके हैं 2 बार विधायक। क्या नए चेहरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए और राजेंद्र भारती को स्वेच्छा से उसका साथ देना चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा बड़प्पन है, समझदारी है। वो हमारे भाई हैं, मैं तो लगातार भाई से प्रयास करता रहता हूं और कहता भी हूं। चैनल के माध्यम से मैं आपसे वही बोल रहा हूं और भारती जी से भी मैंने लगातार कहा है इस बात के लिए। जैसे कि दतिया की राजनीति में कई उलटफेर हो रहे हैं। अभी दतिया की राजनीति में जैसे कि हम आपको बता दें कि दतिया से कई भाजपा के नेता, कद्दावर नेता थे, राजू दांगी, अवधेश नायक, जो कि अब कांग्रेस सदस्यता ले चुके हैं और कांग्रेस में आ गए हैं। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अवधेश नायक जी हमारे परिवार में सम्मिलित हुए, राजू दांगी जी हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। मैंने तहे दिल से अपनी पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी किया और लगातार ये मेरे परिवार के सदस्य हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और ये मेरे साथी हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई में और भयमुक्त दतिया को बनाने के लिए हमारे साथ इन्होंने जो कदम हमारे कदम के साथ मिलाया है, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन बात रही टिकट की, तो टिकट की तो बात यह है कि जो लोग पूर्व से संघर्ष कर रहे हैं, पहले अधिकार उनका बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके बाद में भी यदि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का ऐसा कोई आदेश होता है, निर्देश होता है, मान लो अवधेश नायक को टिकट दिया जाता है या हमारे किसी अन्य साथी को टिकट दिया जाता है, तो मैं तो पार्टी के गाइडलाइन, आदेशों का पालन करूंगा, सिरोधार उनका पालन करूंगा, क्योंकि मैं बगावत तो करने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं। मैं तो कमलनाथ जी का सेवक हूं, जनता का सेवक हूं।
जैसे कि अभी आपने बोला है दतिया को भय मुक्त बनाना है, भय मुक्त बनाना है, भय से क्या तात्पर्य है आपका? देखियो, जहां व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति न कर सके, व्यक्ति अपने विचार यदि कह ना सके, व्यक्ति यदि किसी से इस समय दतिया में पूछा जाता है तो व्यक्ति पहले इस तरफ अगल देखता है, फिर बगल देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर बोल पाता है। विचार करिए कितना भय है। ये तो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजों की हुकूमत की याद दिलाता है। अंग्रेजों के समय ऐसा हुआ करता था, सुनते थे, क्योंकि उस समय हम तो थे नहीं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते थे कि अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तो उस समय व्यक्ति खुल के बोल नहीं पाता था, अपनी बात नहीं रख पाता, अपने अधिकार नहीं मांग पाता था। और यदि कोई अपने अधिकार की बात करता है आज और बोलने की हिम्मत करता है तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे लाद कर उसकी आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे अनिल भार्गव जी, और काफ़ी धमाकेदार इंटरव्यू हमारा जो इनके साथ रहा है, और इनका विश्वास है कि इस बार दतिया में अगर नए चेहरे को मौका दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो निश्चित ही सीट निकलेगी। अब हम आपको बता दें, दतिया जो सीट है बड़ी ही रोचक सीट है, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, यहाँ से जो विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा जी, काफ़ी बड़े नेता हैं, और जो भी उम्मीदवार यहाँ से उतरेगा वो मानो एक पहाड़ से टकराएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या है चुनावी माहौल। आप देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज, शायर अली के साथ। भार्गव जी, आप हमें ये बताएं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं चुनाव की लेकर और दतिया के विकास को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं, अगर आपको पार्टी ने मौका दिया और अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्लानिंग है दतिया के विकास के लिए? देखिए, यदि वरिष्ठ नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया और दतिया से मेरे को कांग्रेस का टिकट मिला तो ये मान लीजिए कि ये तो तय है कि दतिया से रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत दर्ज करूंगा। रही बात विधायक बनने के बाद, तो विधायक बनने के बाद मेरा जो सपना या संकल्प है वो मेरा संकल्प है कि सबसे पहले हमारा जो युवा भाई बेरोजगार होकर के घर में बैठा हुआ है या सड़क पर घूम रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करना। हमारा किसान, हमारा मजदूर जो छोटे छोटे काम के लिए तहसीलों के, पटवारियों के, सेक्रेटरियों के जो चक्कर लगाता है, मैंने ये तय किया है कि हर जगह जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को दतिया जिले में, विधानसभा के लिए नहीं पूरे जिले के लिए बोल रहा हूं, विधायक तो और जगह लोग भी बनेंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि पूरे जिले में जन सेवा केंद्र खुलवाऊंगा। और किसी भी व्यक्ति का कोई काम होगा तो घर बैठे उसका काम पहुंचेगा, घर होकर के। केवल सूचना वो तो कि उसको कार्यालय पर नोट करवाने की आवश्यकता है, उसका काम पहुंच जाएगा। आज जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, यदि किसान को कोई पावती बनवाना है, कोई नामांतरण करवाना है तो 5-10 हज़ार से नीचे उसके लगती नहीं है 20 हज़ार से। लेकिन मैंने ये तय किया है कि हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई या हमारे व्यापारी बंधु, जिनका भी कोई भी जितने लोगों के ये काम होंगे निःशुल्क काम होंगे, और सबके लिए निःशुल्क जो है जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। और युवाओं के लिए जो मैंने पहले बताया है कि रोजगार देने का काम, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, मैं तो सरकार से भी ये चाहता हूं कि आज इस प्रकार से व्यक्ति को ये आक्रमण बना दिया गया है, जो दे करके कुर्सी के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में जो जनता के भी जो सौगात बांटी जाती है। मैं ये कहता हूं कि सौगात की अपेक्षा तो ये सबसे अच्छा है कि एक परिवार को एक रोजगार दे दो आप, तो कम से कम वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर होकर के अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। यही मेरा संकल्प है।